1 की पूरी एक्टिविटीज़ अपन डिस्कस कर चुके थे और अपन डिस्कस करने लग गए थे चैप्टर नंबर 2 एसिड बेस एंड सोल्ट की एक्टिविटीज़। तो इस सीरीज में अपन 2.9 तक डिस्कस कर चुके थे एक्टिविटीज़। आज डिस्कस करेंगे 2.10। तो यदि आपने पुराने वीडियो नहीं देखे हुए तो जाकर उनको भी वॉच करें, इससे आपके कंसेप्ट और अच्छे से बिल्ड होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपने एक्टिविटी 2.10 को। एक्चुअल में ये वीडियो हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। तो बच्चों का मैं लिखा हुआ इंग्लिश में होगा, बोलूँगा उसे हिंदी में, आप अकॉर्डिंग टू यू फॉलो करें, है ना। तो प्रोसीड करते हैं सबसे पहले एक्टिविटी 2.10 को। इसमें कहा गया है कि आपको टेक 2 ml यानी कि 10 ml के समथिंग पानी लेना है एक बीकर में। बीकर क्या होता है बच्चों, एक लैब, जब आप लैब में जाओगे 11th क्लास में तब इस तरह का पोर्ट दिखेगा आपको, तो उसे आप क्या कहेंगे, बीकर कहेंगे, ठीक है। इसमें आपको 10 ml वाटर लेना है और उसमें फिर ड्रॉप H2SO4 की डालनी है। H2SO4 कौन सा, एक कंसनट्रेट शांत सल्फ्यूरिक अम्ल लेना है। एंड स्विल द बीकर स्लोली, अब बीकर को क्या है कि आप हिलाते हुए डालना है। और टच द बीकर, इज देयर अ चेंज इन टेम्परेचर। तो पहला क्वेश्चन अपना इस एक्टिविटी से ये निकल के आता है कि आपको यहाँ का टेम्परेचर में कोई चेंज दिखाई देता है, तो आपका जवाब होगा येस। आपको जो होगा टेम्परेचर इस पॉट का, इस बीकर का बढ़ता हुआ नजर आएगा, दिखाई देगा जब आप इसके बॉटम को यहाँ जब आप टच करोगे तो आपको इसका टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा। अब ये इन्होंने अगला सवाल अपन से पूछा है कि ये जो प्रोसेस है ये एक्सोथर्मिक है एंडोथर्मिक है, यानी कि उष्माक्षेपी है या उष्माशोषी है। तो आपका जवाब क्या होगा, ये एक्सोथर्मिक है, यानी कि उष्माक्षेपी है। उष्माक्षेपी मीन्स यहाँ पर जो हीट रिलीज हो रही है, अतः ये एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। एक्सोथर्मिक प्रोसेस और एंडोथर्मिक प्रोसेस दो टाइप की केमिकल रिएक्शन होती है, इनके बारे में भी मैं आपको थोड़ा डिस्कस कर लेता हूँ, फिर आगे इन चीज़ें भी डिस्कस करें। सबसे पहले एंडोथर्मिक रिएक्शन, वो रिएक्शन होती है, केमिकल रिएक्शन होती है बच्चों, जिनमें जो रिएक्टेंट होते हैं, यानी कि रिएक्टेंट किस साइड होते हैं, इस साइड पे जो रिएक्टेंट होती हैं वो हीट को क्या करते हैं, सराउंड से एब्जॉर्व करते हैं और प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं। A4 मैंने यहाँ लिख दिया रिएक्टेंट, H4 हीट, थोड़ा रुको मैं हीट ही लिख देता हूँ ऐसे, ये यहाँ लिखूँ, एक मिनट बच्चों, हाँ ये रिएक्टेंट प्लस हीट गिव्स प्रोडक्ट। तो ये जो रिएक्शन होती है कैसे होती है बच्चों, ये एक एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है। क्यों? क्योंकि सराउंड से ये एनर्जी को एब्जॉर्व करती है प्रोडक्ट फॉर्म करने के लिए। इस चीज़ को आप ध्यान रखें। अब इसको मैं थोड़ा क्लियर कर दे रहा हूँ और अपन प्रोसीड करते हैं एक्सोथर्मिक की तरफ। एक्सोथर्मिक रिएक्शन वो होती हैं जो कि प्रोडक्ट के साथ हीट को भी रिलीज करती हैं, क्योंकि ये रिएक्टेंट मैं आपको बताऊँ कि, एक मिनट, ये ए और ये प्लस बी कोई रिएक्टेंट हैं और ये प्रोडक्ट फॉर्म कर रहे हैं ए बी, और साथ में इन्होंने हीट भी फॉर्म करी, हीट को मैं एच से लिख दूंगा तो आप समझ जाना, हीट भी फॉर्म कर दी। तो जैसे ये हीट निकालेंगे तो ये जो हीट को क्या करेंगे, जो सराउंड में जो हीट को सराउंड में छोड़ देंगे, वो सराउंड से टेम्परेचर बढ़ जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ पर अपन ने देखा कि बीकर का टेम्परेचर बढ़ गया। अब इन दो रिएक्शन से आप ये पता लगा सकते हो कि ये एंडोथर्मिक है एक्सोथर्मिक है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन को आप इस तरह से लिखोगे, और एंडोथर्मिक को मैं एक पेज और ले लेता हूँ। देखो ये हो गया रिएक्टेंट प्लस हीट गिव्स प्रोडक्ट, ओके, और ये रिएक्टेंट गिव्स प्रोडक्ट प्लस हीट, तो ये तो होगी एक्सोथर्मिक, ओके। और ये कौन सी होगी, एंडोथर्मिक। क्यों? क्योंकि इसने रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में फॉर्म करने के लिए हीट को ऑब्जर्व करना पड़ रहा है, और यहाँ आपको रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में चेंज होने के लिए हीट को निकाल रहा है, बाहर सराउंड में निकाल रहा है। तो इन डेफिनेशन इनकी क्लियर हो चुकी है। तो इस तरह से इनको लिखा जाता है एंडोथर्मिक को और एक्सोथर्मिक को, ठीक है। ये तो होगी रिएक्टेंट की साइड और ये होगी प्रोडक्ट की साइड, ठीक है बच्चों। एक बार और मैं आपको डेफिनेशन को पढ़ देता हूँ एक्सोथर्मिक की। एक्सोथर्मिक रिएक्शन इज अ रिएक्शन इन विच एनर्जी इज रिलीज्ड इन फॉर्म ऑफ हीट या और लाइट, यानी कि सराउंड में या वातावरण में जो एनर्जी रिलीज होगी वो हीट की फॉर्म में रिलीज हो जाएगी। ऐसा ही यहाँ पर अपन जब H2SO4 को वाटर में मिला रहे हैं तब एनर्जी रिलीज हो रही है सराउंड में, और अपने को क्या देख रहा है, अपन क्या देख रहे हैं कि जो ये बीकर है इसका टेम्परेचर बढ़ गया, यानी कि यह एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, ठीक है बच्चों। आपके दूसरे सवाल का जवाब ये हो गया, टेम्परेचर में चेंज हुआ। दूसरा सवाल का जवाब क्या हुआ, एक्सोथर्मिक प्रोसेस हुआ, एक्सोथर्मिक हुआ, ठीक है। ये आपको चीज़ ध्यान रखनी है। रिपीट द अबव एक्टिविटी विद द सोडियम हाइड्रोक्साइड पैलेट एंड रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन। अब आपको क्या करना है कि ये जो एक्टिविटी इसको सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, यानी कि जो NaOH होता है, बेस जो होता है,
एक मिनट, एक पेज ले लेता हूँ मैं एक्स्ट्रा। हाँ, NaOH जो होता है, NaOH क्या होता है, एक मिनट अच्छे से ही लिख देता हूँ। NaOH ये क्या होता है, बेस। जब आप इसको वाटर में ऐड करोगे तो आप क्या देखोगे, थोड़ा उसका टेम्परेचर फिर से बढ़ गया, अर्थात ये भी क्या हुआ, एक्सोथर्मिक प्रोसेस हो गई। ठीक है बच्चों, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है इस वाले एक्टिविटीज़ में। तो इसका ऑब्जर्वेशन मैंने आपको लिख दिया है। इस वाली एक्टिविटी का ऑब्जर्वेशन आपको ये देखने को मिल गया है कि व्हेन वी टच द बॉटम ऑफ बीकर इट फील हॉट। कैसा हो जाता है बच्चों, ये गर्म हो जाता है। एक्सप्लेनेशन क्या है बच्चों, इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ लीजिए। डाइल्यूशन एन एसिड और अ बेस इनटू वाटर इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। ओके, एक्सोथर्मिक रिएक्शन हियर हाइड्रोजन आयन। देखो, जब भी अपन डाइल्यूशन करते हैं किसका, एसिड का, तो वो क्या है, H+ आयन में टूट जाएगा। और ये जो कोई सा भी, जैसे आपने HCl का डाइल्यूशन करेंगे तो वो भी H+ और Cl- में टूट जाएगा। ठीक है, यहाँ पर अपन ने H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड लिया है तो ये H+ और HSO4- आयन में टूट जाएगा। अब ये जो H+ होता है इसका स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता है, यानी कि एग्जिस्टेंस नहीं, और स्वतंत्र अस्तित्व नहीं रह पाने के कारण ये जो H2O मॉलिक्यूल होता है उसके साथ रिएक्ट करके हाइड्रोनियम आयन H3O+ बना लेता है, हाइड्रोनियम आयन बना लेता है। लेकिन जब आप NaOH को वाटर में डिजोल्व करते हैं, यानी कि जब इसका डाइल्यूशन करते हो सार का, तब ये Na+OH- में टूट जाता है। यानी कि इसी तरह से दूसरे सार भी, जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो गया तो Ca+2 और OH- में टूट जाएगा। क्यों, क्योंकि OH जो होता है इसका फ्री एग्जिस्टेंस होता है, इसका स्वतंत्र अस्तित्व होता है, इसलिए ये सर्वाइव कर जाता है और ये वाटर के डाइल्यूशन में ये इसका अस्तित्व रहेगा। जबकि H+ आयन का नहीं रहेगा, वो H2O के साथ रिएक्ट करके H3O+ बना लेगा। ठीक है बच्चों, आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है। अब अपन इसके साथ ही मैंने एक और चीज़ आपको बता रखी होगी, स्लाइड आने दो। हाँ देखो, वार्निंग इसमें मतलब अपने को ये है कि जब भी आप एसिड या बेस के साथ प्रयोग करें, अपने लैब में काम करते हो, तो आपको क्या रखें कि मतलब जो वार्निंग को अच्छे से पढ़ें। देखो, सबसे पहले एक होता है कि बच्चों अपन जनरली कुछ चीज़ें पढ़ते हैं कि चाकू आलू पे गिरे या आलू चाकू पे गिरे, या फिर कहते हैं अपन खरबूजा चाकू पे गिरे या चाकू खरबूजे पे गिरे। कटना तो बेसिकली खरबूजे को ही है, या कटना तो बेसिकली तरबूज को ही है, या कटना तो बेसिकली आलू को ही है। लेकिन एसिड के डाइल्यूशन के केस में ये चीज़ें ऐसा नहीं होता है, इस तरह से अपन इनको नहीं पढ़ सकते हैं। एक्चुअल में जब भी अपन एसिड का डाइल्यूशन करें तो अपन ध्यान रखें कि हमेशा एसिड को किस में मिलाएं बच्चों, वाटर में मिलाएं, और हमेशा हिलाते हुए मिलाएं। एसिड को किस में मिलाएं, वाटर में मिलाएं, और हमेशा बीकर को हिलाते हुए मिलाएं, बिल्कुल धीरे धीरे सावधानी से। क्यों, क्योंकि अगर ऐसा नहीं करोगे आप तो जो अगर बिल्कुल लापरवाही के साथ मिलाओगे तो कि जो सॉल्यूशन बनेगा वो बिल्कुल उफान लेके बिल्कुल बीकर से बाहर आ सकता है, और ये बिल्कुल आपके शरीर को डैमेज कर सकता है, हार्म पहुंचा सकता है, क्योंकि एसिड काफ़ी कोरोसिव होते हैं। ठीक है बच्चों, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ये आपकी NCERT में भी और इस दिया हुआ है ऐसा कुछ ही, लेकिन आप पढ़ना उसे, इस वार्निंग को जरूर ध्यान से पढ़ें। मैं भी आपके लिए पढ़ दे रहा हूँ वैसे। वी एड एसिड टू वाटर, हमेशा एसिड को ही वाटर में मिलाना है, ना कि वाटर को एसिड में। ठीक है, इसी चीज़ को फॉर्म करना है। अपन ने अभी डाइल्यूशन के केस में भी अपन ने यही तो किया है। 10 ml H2O ले लिया बीकर में, फिर उसमें क्या किया अपन ने, H2SO4 की कुछ बूंदे मिलाई हिलाते हुए। अपन ने रिपीट थोड़ी नहीं किया था भाई, वो पानी को थोड़ी ना एसिड में मिलाया था, अपन ने क्या मिलाया था, एसिड को पानी में मिलाया। तो हमेशा हमें यही प्रोसेस फॉर्म करनी है, और आपसे एग्जाम में इसी तरह का सवाल पूछा जा सकता है। क्यों ऐसा इसलिए करते हैं, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो ये जो प्रोसेस होती है इसमें जो सॉल्यूशन बनेगा वो उफान लेके स्फलित हो जाएगा और बीकर से बाहर आ जाएगा, और आपका जो बीकर होता है वो टूट भी सकता है और आपको शरीर को डैमेज कर सकता है। और जो ही एसिड निकलेगा वो आपको शरीर को डैमेज कर देगा, और कांच के टुकड़े के बीकर टूटने के बाद नुकसान कर सकते हैं। इसलिए हमेशा एसिड को ही मिलाया जाता है किसमें बच्चों, वाटर में। ये आप स्टार मार्क कर लें यहाँ पर, और अच्छे से ध्यान रखिए बच्चों ना। मैं पढ़ दे रहा हूँ इसको एक बार। वी एड एसिड टू वाटर, इफ़ वी एड वाटर टू एसिड द हाई कंसंट्रेशन ऑफ एसिड में प्रोड्यूस वोल्यूंट एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इन्होंने क्या कहा है, इफ़ वी एड वाटर टू एसिड द हाई कंसंट्रेशन ऑफ एसिड में प्रोड्यूस द वोलेंट एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी। क्या, एक मतलब भयानक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी, जिससे क्या होगा, एसिड की कंसंट्रेशन बढ़ेगी, और जो काफ़ी ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगी, इससे बीकर टूट जाएगा, एसिड बाहर निकलेगा, तो वो
नुकसान करेगा ही करेगा। आप जानते हो एसिड काफ़ी खतरनाक चीज़ होती है। फिर अगले चीज़ पढ़ते हैं अपन, कंसंट्रेशन एसिड बेस और कोरोसिव होते हैं नेचर में। एसिड बेस कैसे होते हैं बच्चों? नेचर में कोरोसिव होते हैं। नो पर्सन शुड टच इट विद बेयर, मतलब अपने नंगे हाथों से अपने इनको टच भी नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि इनकी थोड़ी सी ड्रॉप भी आपके शरीर को काफ़ी नुकसान पहुंचा सकती है। ये तो होगी बच्चों अपनी 2.10 एक्टिविटी। अब अपने प्रोसीड करते हैं 2.11। इसमें क्या इसमें इन्होंने अपन से कुछ चीज़ें दी गई है। एक्चुअल में इन्होंने क्या क्या एक जो लैब का काम है आपके, तो मैंने क्या है कि आपको डायरेक्ट इनको लर्न करना है सीधा सा। इन्होंने कहा है कि टेस्ट पीएच वैल्यू ऑफ द सॉल्यूशन। एक्चुअल में पीएच क्या होता है बच्चों? अपन ने एसिड और बेस के कुछ अपन ने इंडिकेटर पढ़े थे। इससे पहले अपन ने कुछ गंध से रिलेटेड इंडिकेटर पढ़े थे, कुछ अपन ने ओल्फैक्टरी गंध यानी कि कुछ अपन ने कलर से रिलेटेड इंडिकेटर पढ़े थे। अब अपन एक पढ़ रहे हैं यूनिवर्सल इंडिकेटर, जिसे अपन पीएच स्केल कहते हैं। ये जो पीएच स्केल होते हैं ये H+ आयन से बताता है भाई कौन एसिडिक हैं और कौन बेसिक हैं, या फिर कौन वीक एसिड है कौन स्ट्रॉन्ग एसिड है। इसके लिए अपन देखते हैं ये इस तरह का होता है पीएच स्केल। एक्चुअल में फ़ोटो लगाता हूँ मैं इसका, ये रहा फ़ोटो, देखो 1 मिनट। हाँ, ये इस तरह का होता है बच्चों पीएच स्केल, आपके एनसीईआरटी में दिया होगा। या जब ये इसमें पीएच जो स्केल होता है बच्चों, इसमें जीरो से लेके 14 तक मार्क लगे होते हैं और अलग अलग कलर होते हैं। कलर किस तरह के होते हैं? कलर इस तरह के होते हैं। इधर कैसा होगा, मतलब ये आप देखो कुछ बैंगनी टाइप का दिख रहा होगा, बीच में ग्रीन है, कुछ इधर रेड है, बीच में फिर येलो आ गया, इधर इस तरह से अलग अलग डिफरेंट कलर हैं। तो इस तरह से ये पीएच स्केल में डिफरेंट टाइप के कलर होते हैं। और जब भी आप ये देखो इसमें और 0 से 7 और 14 तक इसमें अंक होते हैं। जब भी इसका जब पीएच की वैल्यू 7 रहेगी तो ये हमेशा न्यूट्रल रहेगा, उदासीन न्यूट्रल जिसे अपन कहेंगे। और जब 7 से 0 की तरफ इंक्रीज़ करेगा, ये जब 7 से 0 की तरफ बढ़ेगा तब पीएच कैसी रहेगी? एसिडिक पीएच, यानी कि आपकी पीएच एसिडिक नेचर इंक्रीज़ होगी। जब 7 to 0 से प्रोसीड करेगा तब एसिडिक इंक्रीज़ होगी। और जब 7 से 14 की तरफ बढ़ेगा तब क्या होगी? बेसिक नेचर प्रोसीड होगी। ये लिखा भी हुआ है, बेसिक नेचर इंक्रीज, एसिडिक नेचर इंक्रीज। और जब 7 रहेगा तो न्यूट्रल रहेगा। कुछ अलग अलग कंपोनेंट होते हैं, जैसे सिट्रिक एसिड हो गया, ऑक्जेलिक एसिड हो गया, आपका वाटर हो गया, तो अलग अलग बनाना हो गया, पेट में HCl हो गया, इनके अलग अलग पीएच होती हैं। तो आपको वही नोट करनी है इस वाली टेबल में। तो सबसे पहले आपको पीएच की नॉलेज होनी चाहिए। भाई पीएच क्या होता है? पीएच एक प्रकार का स्केल होता है जिसपे 0 से लेकर 14 तक अंक लिखे होते हैं। 0 जिसकी पीएच रहेगी वो इसकी कैरेक्टर एसिडिक रहेगी, जिसकी पीएच 14 रहेगी उसकी कैरेक्टर बेसिक रहेगी, जिसकी 7 रहेगी उसकी न्यूट्रल रहेगी, और जिसकी 0 से 7 के बीच में रहेगी उसे एसिडिक कहेंगे, जिसकी 7 से 14 के बीच में रहेगी, 7 से थोड़ी भी ज़्यादा तो बेसिक, 7 से थोड़ी भी कम तो एसिडिक। इस चीज़ को आप ध्यान रखो, ठीक है बच्चों। तो ये देखो इन्होंने कहा है अपन से पीएच वैल्यू ऑफ द सॉल्यूशन। टेबल में कुछ आपको डालने हैं उनका, रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन, व्हाट इज़ द नेम ऑफ ईच सब्सटेंस ऑफ द बेसिक योर ऑब्जर्वेशन, है ना। देखो जब सलाइवा होता है अपना, ये लार जो होता है, लार, ऐसे तो टेबल आपको फिल करनी है, मैंने आपको डायरेक्ट टेबल फिल करके दे दी। देखो ये आपका जो सलाइवा होता है, मुंह में जो भोजन लेने से पहले, अपन खाना खाने से पहले, जब मुंह में जो लार का सिक्रेशन होता है, उसकी जो पीएच होती है 7.4। अब 7.4 यानी 7 से ज़्यादा मतलब बेसिक। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब इसका कलर कलर इससे देखेंगे। अब 7 से ज़्यादा, थोड़ा पूरा 8 भी नहीं और 7 भी नहीं, तो 7 से ज़्यादा आप क्या रहोगे उसे? लाइट ग्रीन। इस तो देखो कलर भी कौन सा है? लाइट ग्रीन। अब देखो आफ्टर मील, भोजन करने के बाद जैसे आपकी लार का जो सिक्रेशन होगा तो उसका कलर कैसा होगा? पेल येलो है, यानी कि हल्का पीला। तो उसकी पीएच क्या रहेगी? 5.8। 5.8 कैसी होती है बच्चों? बेस एसिड। कैसी होती है? एसिडिक पीएच होती है, एसिडिक पीएच। तो आप देखो पेल येलो, देखो यहाँ, ये देखो इसमें पेल येलो, ये वाला देखो, ये क्या पीएच दी हुई? 5.8, यानी कि 5 से इस जगह पे तो पूरा ग्रीन नहीं है, पूरा ग्रीन नहीं है बच्चों, और ना पूरा येलो है। क्या है? पूरा ग्रीन नहीं, हल्का पीला है, हल्का येलो कहा है इन्होंने। तो हल्का येलो कुछ इसी तरह का होगा, इसी तरह का। तो आप उसे कौन सी पीएच में रखोगे? हमेशा एसिडिक पीएच में। अगला आता है लेमन जूस। लेमन जूस का जो पीएच होती है वो रंग तो 2.5 होती है। लेमन जूस एक्चुअल में क्या होता है? सिट्रिक एसिड होता है, नाम में एसिड है, तो नाम में एसिड है तो एसिडिक पीएच ही रहेगी, लगभग 2.5 के आसपास होती है। अगला आता है कलरलेस एरिडेट, मतलब जो अपनी सॉफ्ट ड्रिंक जो आती हैं,
कोको कोला वगैरह की, जिनमें मतलब कलरलेस होती है, वो वाली ड्रिंक का जो पीएच होती है वो एसिडिक पीएच होती है। 6 पीएच उनकी एसिडिक की पूरी की टेबल आपको ध्यान रखनी है। एक एक चीज़ में बताने से पहले बताने में क्या है कि वीडियो लंबा हो जाएगा, तो आप मैं एक बार बोल दूंगा सिर्फ। कैरेट जूस की जो पीएच होगी वो 4 होगी, यानी कि एसिडिक कैरेट जूस। अगली कॉफ़ी की पीएच 5 होगी, यानी कि एसिडिक। टोमेटो जूस में क्या होता है, ऑक्जेलिक एसिड नाम में ही एसिड है, तो इसकी पीएच भी क्या 4.4 है, 4.1 है, तो एसिडिक है। टैप वाटर यानी कि आपने जो टब का नल जो का पानी जो बता, इसकी पीएच होती है 7, यानी कि उदासीन रहेगा, न्यूट्रल रहेगा, ठीक है। अगली आ जाती 1 मोल NaOH। 1 मोल NaOH की पीएच कैसी रहेगी बच्चों, 14 रहेगी। 14 पीएच मीन्स बेस रहेगा, इसकी नेचर क्या रहेगी, क्षारीय, बेसिक। 1 मोल HCl इसकी कैसी रहेगी, HCl तो स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो इसकी पीएच 1 रहेगी, और कलर कैसा, पीएच 1 रहेगी, और इसको नेचर क्या रहेगी, एसिड रहेगी। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, इसको आपको ध्यान रखने की कोई आवश्यकता नहीं है वैसे तो। कलर को आप तो सिर्फ इतना ध्यान रखो कि जो लार भोजन के पहले वाली एसिडिक रहेगी, बाद भोजन के पहले वाली बेसिक रहेगी, बाद वाली एसिडिक रहेगी, ये चीज़ याद रखो। लेमन जूस तो सिट्रिक होता है, तो उसकी इसमें भी सिर्फ इतना ध्यान रखो कि एसिडिक हैं। सॉफ्ट ड्रिंक भी एसिडिक होते हैं, कैरेट जूस भी एसिडिक हैं, कॉफ़ी भी एसिडिक हैं, टोमेटो जूस भी एसिडिक हैं, टैप वाटर बेसिक नहीं है ना एसिडिक हैं, एसिड न्यूट्रल है, उदासीन है। 1 मोल NaOH तो सार होता है, वैसे ही बेस होता है, तो इसकी बेसिक नेचर होनी है। 1 मोल HCl इसकी HCl तो वैसे ही एसिड है, तो इसकी भी जो पीएच रहेगी वो एसिडिक रहेगी। तो बच्चों ये आपकी एक्टिविटी 2.10 और 2.11 दोनों कंप्लीट हो गई है। यदि आपको वीडियो थोड़ा भी पसंद आया हो तो इसे ज़रूर लाइक करें, और इसके बाद अपन डिस्कस करेंगे एक्टिविटी 2.2, और आगे की जो एक्टिविटी वो डिस्कस करेंगे। तो वीडियो थोड़ा भी पसंद आया हो ना बच्चों, तो इसे ज़रूर लाइक करें, क्योंकि आपके लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलता है, और आगे की आपके लिए आगे काम करने के लिए मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा। इसलिए वीडियो को ज़रूर लाइक करें, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। कोई भी बात का आपको डाउट हो किसी भी इससे रिलेटेड, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर पूछें। थैंक यू बच्चों। यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, थोड़ा सा लाइक कर देना यार, थोड़ा सा कैसे मोटिवेशन मिल जाता है। ठीक है बच्चों, थैंक यू।